वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार संसद में पेश किया गया बजट। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented her 8th budget today. बजट में इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा बढ़ाई गई, 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। 4 साल तक अपडेटेड इनकम टैक्स भर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी द्वारा हमारा बजट पेश किया जा चुका है। तो इस बजट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और अगर आप आम नागरिक हैं तो भी आपको बजट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है। तो हम इस बजट को एनालाइज भी करेंगे और उससे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो बजट रहा उसकी जो थीम थी वो थी आपकी सबका विकास। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बजट, इस बार के बजट की थीम क्या थी, तो इस बार के बजट की थीम है आपकी सबका विकास। तो जैसे कि इसकी थीम है उसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमारा जो लक्ष्य है, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो है कि 2047 तक वो हमारे देश को एक डेवलप्ड देश बनाने का प्रयास करेगी कि जब हम 2047 में पहुंचेंगे तो हमारा देश तब तक डेवलप हो जाएगा। और अब उस डेवलप देश तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करने होंगे। तो गवर्नमेंट ने 4 चीजों को इंजन बोला है। जो आपके 4 सेक्टर्स है उनको उसने इंजन की संज्ञा दी है, एज ए इंजन बोला है। और इस इंजन में जो ईंधन का काम करेंगे वो करेंगे गवर्नमेंट के सुधार, यानी कि जो भी उसके रिफॉर्म्स होंगे वो किसकी तरह वर्क करेंगे, एज अ फ्यूल वर्क करेंगे। और इसमें जो हमारी गाइडिंग स्पिरिट होगी वो होगी समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, कि हम सब लोगों को लेकर क्या करें, साथ लेके चले, किसी भी एक सेक्टर पे ध्यान न देके समावेशित विकास यानी सबका विकास की हमने बात करी है। तो उस टॉपिक में ध्यान रखते हुए इंक्लूसिवनेस जो है वो हमारी क्या होगी, गाइडिंग स्पिरिट होगी, जो हमें गाइड करेगी कि हमें कैसे कैसे रिफॉर्म लाने हैं अलग अलग सेक्टर्स में। इसके बाद हमारी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन हमारी क्या है, हमारे देश भारत को एक विकसित भारत बनाना। तो इसमें हम बात करेंगे एक एक सेक्टर की, एक एक करके। अब इसमें जो है विकसित भारत की जो आकांक्षा है, इसमें हम क्या क्या करना है, हमें विकास में तेजी लेके आनी है, समावेशित विकास सुनिश्चित करना है। और भारत का जो मिडिल क्लास है, भारत में आजकल जो मिडिल क्लास है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है, यानी जो लोअर क्लास है वो धीरे धीरे करके किस में हो रहा है, मिडिल क्लास में आ रहा है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी व्यय करने की क्षमता, यानी कि उनकी जो एक्सपेंड करने की जो क्षमता है उसको एनहांस करना भी क्या है, गवर्नमेंट का इस बार का टारगेट रहा है। और इससे रिलेटेड उसने कई सारे रिफॉर्म्स करने का प्रयास भी करा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो जितना ज्यादा क्या करेगा, स्पेंड करेगा, तो जो मनी है वो मार्केट में आएगी। इससे क्या होगा, जो आपकी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी बनी रहेगी। और जो आपकी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी बनी रहना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें नई जान डालना, और इसके साथ साथ जो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स होते हैं उनको अपलिफ्ट करना भी क्या है, गवर्नमेंट का इस बार का टारगेट है। इसमें जो आपका जो हमारा पूरा बजट है उसके जो केंद्र में रहे वो रहे आपके गरीब लोग, युवा यानी कि यूथ, आपका अन्नदाता यानी कि जो आपके फार्मर्स हो गए उन पर, और आपका नारी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि जो 70% हमारे देश की महिलाएं हैं उनको वर्कफोर्स में लेके आना, कि वो भी हमारे देश की इकोनॉमी में एक प्रकार से सहयोग करे। तो इसमें जो आपका पहला इंजन था एग्रीकल्चर, तो इस एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म गवर्नमेंट करेगी, कौन कौन सी नई योजनाएं लाएगी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें पहला है, गवर्नमेंट एक योजना लेके आने वाली है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब भी आएगी, लॉन्च होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। और आपसे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की बात गवर्नमेंट ने किस बजट में करी है, कैसे करी है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके जो 100 जिले हैं उन जिलों को शामिल किया जाएगा और इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को क्या मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो यहां से एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को सम्मिलित किया जाएगा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे इसमें, आपके 100 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ठीक है, आगे है, इसमें गवर्नमेंट ने कपास उत्पादकता मिशन की बात करी है, यानी जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात करी है। और जो कॉटन ऐसे कॉटन के प्लांट से ऐसे कॉटन के बीजों का संवर्धन किया जाएगा जिनके रेशे लंबे होते हैं। ठीक है, तो
इसमें ये आपका 5 वर्षीय मिशन है, 5 साल का आपका मिशन चलने वाला है। इसमें जो कपास है उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करी गई है और उसके साथ साथ ही जो उसकी सस्टेनेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करने की बात करी गई है कि उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत आपके जो उच्च पैदावार वाले बीज हैं और जो कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीज है, यानी कि ऐसे बीजों का उत्पादन किया जाएगा, ऐसे बीजों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा फार्मर्स में और ऐसे बीजों को उत्पादन किया जाएगा जिस बीज में क्या होगी, जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार देगा, उसकी कीट रोधक क्षमता होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और हाई यील्ड होगी। और दूसरा आपका क्लाइमेट रेजिलेंस होगा उसमें, यानी कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो उस हिसाब से क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो इस प्रकार के बीजों को गवर्नमेंट क्या करेगी, बीजों के पैदावार में गवर्नमेंट मदद करेगी। दूसरा, एक बिहार में आपके मखाना बोर्ड की स्थापना करी जाएगी। 2021 में बिहार का जो मिथिला मखाना था उसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो इसी को और आगे बढ़ाते हुए बिहार में आपकी मखाना बोर्ड की स्थापना करी जाएगी। तो वो मखाना बोर्ड क्या करेगा, वहां का जो मखाने का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करेगा, जो उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोसेसिंग में, उसमें वैल्यू एडिशन और जो मार्केटिंग यानी उसको मार्केट प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो केसीसी के माध्यम से जो ऋण दिया जाता था। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड जो है उससे जो ऋण दिया जाता था, अब तक जो ऋण मिलता था किसानों को वो ले सकते थे 3 लाख रुपए तक का। अब जो इसकी सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। और इसमें किसानों के साथ साथ आपके जो मछुआरे हैं, डेयरी किसान हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी बढ़ा दी गई है। तो अब कितनी कर दी गई है, पहले 3 लाख थी, अब कर दी गई है आपकी 5 लाख, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है, इससे गवर्नमेंट का मानना है कि लगभग 7.7 करोड़ जो किसान है आपके, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दलहन में आत्मनिर्भरता की बात करिए। देखो, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का मतलब है कि हमारे देश में दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, सबसे ज्यादा खपत भी होती है, तो हम आयात भी करते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट भी करते हैं दाल। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि आने वाले सालों में हम दालों में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, यानी जितनी हमें दाल चाहिए वो सारी की सारी हमारे देश में ही पैदा होने लग जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, विशेष रूप से उसने तूर, उड़द और मसूर पर ध्यान दिया, ठीक है। किन 3 दालों पे ध्यान दिया, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तूर दाल पे, उड़द दाल पे और मसूर दाल पे। तो इसका 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ करा है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है। अब वो क्या करेगी, इसके लिए जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास करेगी, वाणिज्यिक उपलब्धता देगी, यानी कि कमर्शियल अवेलेबिलिटी देगी बीजों की, यानी ऐसे शीट फार्मर्स को प्रोवाइड करे जाएंगे जो क्या होंगे, आपके कमर्शियली क्लाइमेट रेजिलेंस होंगे, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन को झेल सके, उसके बाद भी अपना प्रोडक्शन क्या करे, वो सही कर सके, ऐसे बीजों का उत्पादन करेगी। दूसरा, इससे क्या होगा, दलहन का अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो जो लोग हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा, जो फूड है सबका, उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपकी उत्पादकता में वृद्धि करेगी। दूसरा, अब जब दाल आपकी कट गई है तो उसके बाद उसको भंडारण करना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने प्रोडक्शन कर लिया और सही तरीके से अगर उसका भंडारण नहीं करा, भंडारण का मतलब है आपने उसका हार्वेस्ट, उसे स्टोरेज सही तरीके से नहीं करा, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टोरेज पे भी ध्यान देगी और उसको अच्छे माहौल में भंडारित करने का प्रयास करेगी, और इसके साथ साथ किसानों को उसकी जो कीमत है वो भी सही प्रदान की जाएगी, जिससे किसान क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दालों का प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में जो भागीदारी है डाक, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसे रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने में एक कैटलिस्ट का प्रयोग करेगी, यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगी, क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस आपके बहुत दूर दूर के जो गांव है वहां पे स्थापित किए गए, लेकिन अब जो चिट्ठियों का दौर है वो खत्म हो चुका है। अब लोग चिट्ठियां नहीं लिखते एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, चिट्ठियों का दौर कम हो चुका है। तो जो इंडियन पोस्ट ऑफिस हर जगह स्थापित है, तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है कि वो उन्हीं इंडियन पोस्ट ऑफिस का यूज करेगी, किसमें, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो आपके पोस्ट ऑफिस के, जैसा कि मैंने बताया, हर ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित है, लोग वहां पर जा सकते हैं। और ये क्या क्या ऐसी सेवाएं शुरू करने वाली है, डीबीटी हो गया, कैश आउट हो गया, ईएमआई पिकअप्स वगैरह हो गया, और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, आपके जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनके लिए क्रेडिट सर्विस वहां से स्टार्ट करेगी, इंश्योरेंस हो गया, और डिजिटल सेवाओं में क्या करेगी, वहां से सहायता के लिए आपका जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी
फर्स्ट इंजन की एग्रीकल्चर में क्या क्या इनोवेशन गवर्नमेंट करने वाली है। इसमें एक और चीज है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो असम में यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाली है। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि असम में क्या स्थापित होने वाला है, आपका यूरिया संयंत्र स्थापित होने वाला है। ये आपके असम के नामरूप डिस्ट्रिक्ट में होगा स्थापित, इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। नामरूप डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी वो होगी इसकी 12.7 लाख। तो ये सब था आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके दूसरे इंजन की, जो है आपका एमएसएमई। एमएसएमई में गवर्नमेंट कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आएगी जिससे उसका विकास होगा। तो एमएसएमई में जो आपके सूक्ष्म उद्यमी है उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था लाई जाएगी। इसमें जो भी आपके उद्यमी है, यानी जो बिजनेसमैन है आपके सूक्ष्म वाले माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो आपके उद्यम पोर्टल में पंजीकृत हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और पहले साल में ऐसे ही लगभग 10 क्रेडिट कार्ड क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसकी जो एक क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा क्या है, आपकी 5 लाख रुपए है। और फर्स्ट साल में यानी फर्स्ट ईयर में आपके कितने कार्ड जारी होने वाले हैं, 10 लाख इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका कि पहली बार में जो उद्यमियों के लिए जो योजना, यानी पहली बार जो उद्यम कर रहे हैं, पहली बार कोई बिजनेस कर रहा है, तो इनमें कौन कौन आएंगे। इनमें आएंगी आपकी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो पहली बार बिजनेस कर रही हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं, जो आपके शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं, ऐसे 5 लाख उद्यमियों के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। और अगले 5 वर्षों में इन्हें लगभग 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कितने करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। दूसरा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा लेबर होता है, यानी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट फोकस करेगी। वहां के लिए वो क्या क्या रिफॉर्म करने वाली है, तो पहला है आपका जैसे कि फुटवेयर है आपका, और लेदर जो इंडस्ट्री होती है उसमें फोकस प्रोडक्ट स्कीम लेके आएगी। इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और लगभग 4 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है वो क्या होगा, टर्नओवर होगा। और दूसरा 1.1 लाख करोड़ तक का निर्यात भी होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट भी होगा। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली, जो आपकी लेदर इंडस्ट्री है, एक तो जो आपकी लेदर का फुटवेयर बनाती है, दूसरा जो लेदर जैसे भी जो फुटवेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं है लेदर हो, लेदर जैसा जो होता है उसके फुटवेयर्स में भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आएगी। दूसरा है खिलौनों के क्षेत्र में रिफॉर्म लेके आने वाली है। तो जो आपके ऐसे खिलौनों के उत्पादन पे जोर दिया जाएगा जो खिलौने इकोसिस्टम के लिए भी क्या हो, बेनिफिशियल हो, और इनका जो निर्माण होगा वो मेड इन इंडिया ब्रांड के जरिए होगा। ठीक है, अभी हमारे इसमें जो टॉय सेक्टर्स हैं, वो अधिकतर जो टॉय हैं वो आपके चाइना से, इस साइड से इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली, गवर्नमेंट मेड इन इंडिया के तहत ऐसे खिलौने बनवाने का प्रयास करेगी जो खिलौने क्या हो, इको फ्रेंडली भी हो आपकी। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता देगी गवर्नमेंट। तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता के लिए, यानी जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी सहायता के लिए गवर्नमेंट योजना बना रही है कि वो बिहार में, ठीक है, बिहार को काफी सारी सौगातें मिली हैं इसमें, इस बजट में आपकी, तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ होने वाली है, बिहार में होने वाली है। और ये बिहार के साथ साथ जो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत है उसको कवर कर लेगी। तो इससे क्या होगा, वहां के जो किसान है उनकी आय में वृद्धि होगी, जो वहां के युवा है उनको रोजगार भी मिलेगा, और स्किल डेवलपमेंट का उन्हें अवसर मिलेगा, और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नई नई मिलेंगी। इसके साथ ही जो आपका फोकस किया जाएगा वो फोकस किया जाएगा कुछ इन बिंदुओं पे, जैसे कि व्यापार करने के लिए सुगमता और लागत पे वो फोकस करने वाली है, जिससे क्या हो, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। और जितनी भी आपकी जो नौकरियां हैं, जो जहां आपकी नौकरियां हैं, उनके लिए ऐसे वर्कफोर्स को तैयार करना, स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करना काम है इनका। दूसरा जो एमएसएमई का जो क्षेत्र है उसको दोबारा से जीवंत बनाना, उसको गतिशील बनाना और ज्यादा, और आपका टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी को अवेलेबल बनाना। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, और जो आपका क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि ऐसी चीजों को मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना जो कि इको फ्रेंडली भी हो। ठीक है, हमें विकास करना है लेकिन जो हमारा पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ ही एमएसएमई में कुछ बदलाव करे गए हैं। एमएसएमई के जो आपकी गारंटी कवर हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया, तो जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो अब रिवाइज करे गए। तो जो आपका पहले था वो था आपका 5, अब रिवाइज करके इसे बना दिया गया है 10 करोड़ तक का।
और जो आपका स्टार्टअप्स में जो आपकी क्रेडिट गारंटी कवर हुआ करता था वो पहले 10 था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना। एमएसएमई में पहले कितना था, 5 करोड़ था गारंटी कवर, अब कितना कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। उसी प्रकार से स्टार्टअप में आपका पहले 10 था, अब कितना कर दिया गया है, 20 कर दिया गया, ठीक है। और जो आपका एक्सपोर्ट एमएसएमई थे, एक्सपोर्टर एमएसएमई थे, उसका सेम ही है, उसका पहले भी 20 था, अभी भी आपका 20 है, ठीक है। इसमें जो आपके एमएसएमई है उनकी परिभाषा में भी आपका संशोधन किया गया है, उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है। इस पे आपके जो पहले से माइक्रो एंटरप्राइजेस थे वो आपके 1 करोड़ वाले थे, वो उसको बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस में आपका इन्वेस्टमेंट के उसमें देखें तो 10 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेस से आपका 50 से 125 करोड़ कर दिया गया। और अगर टर्नओवर के उसमें देखें तो टर्नओवर में आपका जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है वो 5 से 10 कर दिया गया है, और स्मॉल एंटरप्राइजेस आपका 50 से 100, और जो आपका मीडियम एंटरप्राइजेस है वो 250 से 500 कर दिया गया। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो रिवाइज्ड आपकी एमएसएमई की परिभाषाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होगा, मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे आपके थर्ड इंजन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। थर्ड इंजन आपका क्या था कि इन्वेस्टमेंट, जो आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं उसमें क्या क्या है। तो इसमें आपके जो लोग हैं, अर्थव्यवस्था और नवाचार यानी इनोवेशन में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होंगे वो देखते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला है आपका सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। इस योजना से आपके लगभग 8 करोड़ बच्चों को और लगभग 1 लाख जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ ही जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें लगभग जो 20 लाख किशोरियां यानी जो आपकी टीनेज गर्ल्स हैं उनको भी आपका इस योजना से बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है जो आईआईटी की क्षमता है उसमें विस्तार किया जाएगा। तो 2014 में गवर्नमेंट ने 5 नई आईआईटीज लॉन्च करी थी। तो ये जो आपकी न्यू आईआईटीज बनी है इनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और इसको इतना बढ़ाया जाएगा कि 6500 जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या, उनकी कैपेसिटी 6500 स्टूडेंट्स तक बढ़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपका आईआईटी पटना है, आईआईटी पटना पर भी ध्यान दिया जाएगा, और आईआईटी पटना की जो हॉस्टल फैसिलिटी है और जो उसकी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है उसकी कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपके सभी जिले अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 3 साल में सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें क्या करेगी, एक डे केयर कैंसर सेंटर को स्थापित कर देगी। और इसके तहत 2025-26 तक लगभग 200 केंद्र स्थापित करे जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 2025-26 तक 200 केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, लक्ष्य है भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है वो लाई जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो आपकी स्कूल की और जो आपकी हायर एजुकेशन के लिए जो भारतीय भाषाओं की जो पुस्तकें हैं यानी जो पुस्तकें आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में आती हैं उसे डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी कि उसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना बुक्स पढ़ते पीडीएफ के फॉर्म में, आपका अमेजॉन प्राइम है उसमें आप बुक्स वगैरह पढ़ते तो उसी वैसे ही आपका क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में उनको उपलब्ध कराई जाएंगी आपकी जो भी भारतीय भाषा की आपकी स्कूल की बुक्स है और जो आपकी हायर एजुकेशन की बुक्स है। दूसरा है आपका कि जो कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे जाएंगे, यानी कि आपके 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के लिए डेवलप करे जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो स्किल्स है वो डेवलप होगी, रोजगारों का विकास होगा। दूसरा है आपका अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। तो अगले 5 वर्षों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 50,000 टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का लक्ष्य है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 5 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करी जाएंगी, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, तो वो है आपकी 50,000, ठीक है। दूसरा है शिक्षा के लिए आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन है वो भी आपका क्या किया जाएगा, स्थापित करा जाएगा। इसका जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपका 500 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपके जो ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल एरियाज है वहां पे जो भी आपके सरकारी माध्यमिक स्कूल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि उन सभी को आपके नेट से जोड़ा जाएगा, वहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो चिकित्सा शिक्षा है उसका भी विस्तार किया जाएगा, और अगले 5 वर्षों में लगभग आपकी 75,000 सीटें जोड़ने के लिए
10,000 अतिरिक्त सीटें और क्या करी जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे करके। पीएम स्वनिधि योजना है कि इसमें जो आपके यूपीआई से जुड़े जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसकी क्षमता का विकास किया जाएगा और उसमें कई सारे रिफॉर्म किए जाएंगे। दूसरा है जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगार है उनके कल्याण के लिए यानी उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो ई श्रम पोर्टल है उस पर इनका पंजीकरण कराया जाएगा और इसके साथ साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी इनका पंजीकरण कराया जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपका इसमें अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हर स्टेट को और ज्यादा सपोर्ट करा जाएगा। इस सपोर्ट करने के लिए उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिलेगी जो कि 50 वर्षों के लिए इंटरेस्ट फ्री होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका जल जीवन मिशन है उसके 100% कवरेज उसको प्राप्त किया जाएगा कि जल जीवन मिशन का थोड़ा और विस्तार किया गया, जो हर घर जल योजना है आपकी उसको और बढ़ाया गया और इसी जल जीवन मिशन का विस्तार कर दिया गया आपका 2028 तक। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो विद्युत क्षेत्र है उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपके रिफॉर्म करे जाएंगे। दूसरा आपका जो ट्रांसमिशन, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है उसमें आपका सुधार करे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है 2530 वो लॉन्च किया गया है और इसमें आपकी जो 10 लाख करोड़ की जो है नए नए प्रोजेक्ट्स में आपके क्या किए जाएंगे, नई नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कितने वैल्यू तक की, 10 लाख करोड़ वैल्यू तक की। ठीक है। दूसरा है आपका जो शहरी चुनौती निधि है वो उसमें आपका क्या है कि विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित किया जाएगा, शहरों को दोबारा से क्रिएटिव तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाएगा, वाटर और सैनिटेशन की वहां पे व्यवस्था करी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के प्लान्स हैं आपके। दूसरा है आपका जो सामुद्रिक विकास निधि है उस पर ध्यान दिया जाएगा और इस निधि से सरकार क्या करेगी 49% तक का योगदान देगी। और दूसरा विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत करने वाली है गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि वो अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है उस पर भी क्या कर रही है, ध्यान देगी। और इसमें क्या करने वाली कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन से जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, परमाणु ऊर्जा को विकसित करने का प्रयास करेगी। इसमें वो क्या करने वाली है कि 2047 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो 2047 तक लगभग 100 गीगावाट तक की परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ठीक है। दूसरा इसके साथ ही जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, जो आपके एसएमआर होते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, उनके अनुसंधान और विकास के लिए गवर्नमेंट 20,000 जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं इनके अनुसंधान के लिए गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ तक का खर्चा करेगी। ठीक है। इतना उसने अपना बजट बनाया है और गवर्नमेंट का लक्ष्य है इसमें कि 2033 तक वो कम से कम 5 एसएमआर जो है उनको बना लेगी, स्वदेशी यानी खुद के देश में बना लेगी। ठीक है। और वो क्रियाशील हो जाएंगे 2033 तक। ये ध्यान रखिएगा 2033 तक कितने 5 एसएमआर है वो आपके क्रियाशील हो जाएंगे। और कितनी फंडिंग दे रही है गवर्नमेंट, 20,000 करोड़ रुपए की, लाख नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देने वाली है गवर्नमेंट आपके एसएमआर को बनाने के लिए। ठीक है। और उसका लक्ष्य क्या है कि 2033 तक वो कम से कम 5 एसएमआर जो है वो क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरा है जो गवर्नमेंट की उड़ान योजना है। तो उड़ान योजना जो की थी आपकी उड़े देश का आम नागरिक, इसमें गवर्नमेंट अगले 10 वर्षों में 120 जो नए नए गंतव्य हैं यानी कि जो आपकी नई डेस्टिनेशन है उनको आपस में जोड़ेगी। इसमें वो 88 हवाई अड्डे हैं उनको जोड़ा जाएगा और 619 नए जो रूट है उनको एक्टिवेट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आम लोग भी हैं उनके लिए हवाई सुविधाएं क्या हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कि रोजगार आधारित विकास के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, टूरिज्म को प्रमोट करेगी और टूरिज्म को वो इस तरीके से प्रमोट करेगी कि उससे क्या हो, आपका एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। तो इसमें वो क्या करेगी कि राज्यों को साथ लेकर वो 50 जो शीर्ष है यानी जो 50 आपके बड़े आपके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन 50 साइट टॉप 50 हैं उनके गंतव्य स्थलों का विकास करेगी यानी 50 टूरिस्ट स्पॉट्स का वो विकास करेगी। वहां पर सुव्यवस्थित जो ई वीजा है उनकी सुविधाओं की शुरुआत करेगी और इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए टूरिज्म से रिलेटेड जो कौशल है, स्किल डेवलपमेंट है उसका विकास करेगी। इसके साथ साथ ही जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है वो स्टेट को मिलेंगे यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि जो स्टेट आपके अच्छा कार्य करेंगे, जहां मतलब जिस स्टेट में टूरिज्म को लेकर वो ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, अपने टूरिस्ट स्पॉट को एम्पावर करेंगे, तो उनको क्या करेगी राज्यों को क्या करेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो होम स्टे है उनके लिए मुद्रा ऋण दिया जाएगा और जो भी आपके टूरिस्ट स्पॉट है वहां तक की जो यात्रा है वहां तक पहुंचने को सुगम बनाया जाएगा कि ताकि लोग वहां आराम से पहुंच सके।
दूसरा है आपका नवाचार में निवेश, यानी कि जो इनोवेशन है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इसमें आपकी एक योजना है पीएम अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पीएम रिसर्च फेलोशिप। तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो आईआईटी है और जो आपके आईआईएससी है, इनमें वो फेलोशिप 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड करेगी। ठीक है। दूसरा है आपका फसल जन्म प्लाज्मा के लिए वो जीन बैंक बनाएगी। इससे क्या होगा कि जीन बैंक बनाने से जो भी आपका खाद्य, जो भी आपके बीज हैं, उनके उसमें सुधार आएगा, बीजों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो इसके लिए वो एक जीन बैंक की स्थापना करेगी। फिर है आपका अनुसंधान विकास और नवाचार, रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन, जो R&D होती है, इसमें गवर्नमेंट ने लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन करा है, 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देगी इसमें। दूसरा है आपका राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। इसमें बुनियादी जो भूस्थानिक संरचनाएं हैं उनका डाटा विकसित करा जाएगा, और जो पीएम गतिशक्ति ऐप है उसका प्रयोग करके जितने भी आपके भू अभिलेख है, शहरी योजनाएं हैं, उनके जो डिजाइन है उनको आधुनिकीकरण यानी कि उनको मॉडर्नाइजेशन करने में क्या करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपका नेशनल जियोपॉलिटिकल मिशन चलाया जाएगा। और यहाँ जब हमने बात करी थी ना आपके पर्यटन की, तो इसमें पर्यटन में गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो पर्यटन उसने जब उसका जुलाई का बजट आया था ना, जुलाई में जो उसका अंतरिम बजट आया था, उस बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी तीर्थ स्थल है वहां पर क्या होगा, पर्यटन बढ़ाया जाएगा। तो उसी श्रेणी में उसने क्या करा है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से रिलेटेड जितनी भी आपकी जगहें हैं, उन जगहों पर भी क्या है, उन जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कीम लॉन्च करेगी और यहाँ पे अलग से फोकस करेगी आपके। ठीक है। दूसरा है आपका गवर्नमेंट चलाने वाली है आपका ज्ञान भारतम मिशन। इसमें जो 1 करोड़ से अधिक आपकी जो पांडुलिपियां हैं उनको क्या करेगी, उनको संरक्षण का काम करेगी, उसको दोबारा से। अगली जो योजना है वो आपकी ज्ञान भारतम मिशन है। तो ज्ञान भारतम मिशन में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसमें 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां हैं उनको गवर्नमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन करेगी, उनको कंजर्व करने का काम करेगी। नेक्स्ट है आपका, और आपका लास्ट इंजन है वो है आपका निर्यात, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में गवर्नमेंट कौन कौन से रिफॉर्म लाएगी जिससे एक्सपोर्ट को आपको बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें पहला है आपका निर्यात संवर्धन मिशन। इसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो आपके क्षेत्रीय और मंत्रालय है, एमएसएमई है, उनको निर्यात ऋण क्या होगा, आसानी से दिया जाएगा, और जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग होती है उसमें उनकी हेल्प करी जाएगी। इसके साथ साथ ही जो गैर टैरिफ की समस्या का सामना उनको करना पड़ता है, उसमें भी क्या करेगी गवर्नमेंट, उनकी हेल्प करेगी। तो इन सबको इजी करेगी वो। दूसरा है आपका भारत में ट्रेड नेट की व्यवस्था करी जाएगी। इसमें क्या है, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आपका एक भारत ट्रेड नेट बनाया जाएगा। इस ट्रेड नेट से क्या होगा कि जो आपका ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन है और फाइनेंस सॉल्यूशन है उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाएगा इससे, आपके भारत ट्रेड नेट से। तो इससे आपका ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा है आपका जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क करा जाएगा। जीसीसी का मतलब होता है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो इसमें क्या होगा, जो आपके टियर 2 टाइप के जो शहर हैं वहां पे वैश्विक क्षमता के जो केंद्र है उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या करेगा, राज्यों को मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस प्रकार से, राज्यों को गाइड किया जाएगा कि वो किस प्रकार से अपने शहरों में वैश्विक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो उच्च मूल्य के, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, बागवानी वाले जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, फल वगैरह, वो क्या होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रदान करेगी। दूसरा, भंडार गृह का जो उन्नयन है उसकी सुविधा भी गवर्नमेंट इसमें प्रदान करने वाली। अगला है आपका कि वित्तीय क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या क्या सुधार और विकास करने वाली। इसमें आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो इनको जो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इनकी फंडिंग के लिए, यानी इनके पैसों की आपूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाने वाली है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, आराम से यहाँ से क्रेडिट ले सके। दूसरा है आपका जो आपका NABFID है उसको सेटअप करेगी गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, आंशिक ऋण संवर्धन की सुविधा भी दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। फिर है आपका जो संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री है वो 2025 में फिर से शुरू की जाएगी, जो KYC होती है, नो योर कस्टमर। फिर है आपका कंपनियों के विलय, यानी जो कंपनियों का जो भी विलय वगैरह किया जाता है उसके लिए उसे जल्द किया जाएगा, उसकी प्रोसेस में टाइमिंग कम करी जाएगी। और दूसरा है आपका जो बीमा क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। बीमा क्षेत्र के लिए जो FDI का इन्वेस्टमेंट था, जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ करता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी सीमा पहले 74% थी, अब उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बीमा का क्षेत्र है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा। दूसरा गवर्नमेंट क्या करने वाली है, आपके टैक्स रिफॉर्म वो करने वाली है। तो नया आयकर विधेयक गवर्नमेंट लाने वाली है। अभी तक जो हमारा आयकर विधेयक है वो आपका बहुत पुराना 1961 का हमारा जो विधेयक है वो चलता है टैक्स का। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि उस टैक्स बिल को थोड़ा सुगम करने का प्रयास करेगी कि जो आम लोग हैं उसे भी आसानी से वो चीजें समझ में आई। तो गवर्नमेंट एक नया आयकर विधेयक लेके आने वाली है। इसके साथ साथ ही जो विनियामक सुधार है, गवर्नमेंट विनियामक सुधार करेगी। इसमें उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क किया जाएगा कि इजी बनाया जाएगा सारी प्रोसेस को। दूसरा है कि जो विनियामक सुधार है उनके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि राज्यों को नंबरिंग दी जाएगी कि किस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा होगा, कि किस स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको इजी रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे स्टेट्स को सूचकांक प्रोवाइड कराएगी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो राज्य है उनमें आपस में भी कंपटीशन रहेगा कि हम क्या है पहले नंबर पे आए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा है आपका जो FSDC मैकेनिज्म है उसे क्या किया जाएगा, उसके विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र में जो विकास है उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तीसरी चीज है आपकी कि जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो आपके बहुत सारे कानून है उसमें 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया जाएगा कि आपकी जो कुछ प्रोविजंस है उसमें आपको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। कि बहुत सारे ऐसे होते थे कि उसमें क्या होता है सीधे जेल हो जाती थी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो 100 से अधिक जो भी आपके रूल रेगुलेशन है उनको डीक्रिमिनलाइज कर देगी, यानी जेल नहीं होगी। आप क्या करोगे, नॉर्मल जो भी टैक्स वगैरह जो भी आप पे लगेगा, जुर्माना दंड लगेगा, उसको पे करके आप उससे बच जाओगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की, अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की। तो इसमें औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना है गवर्नमेंट का टारगेट। इसमें वो 7 जो टैरिफ दरें हैं उनको हटा देगी। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना। दूसरा है आपका प्रभावी ड्यूटी इंडेक्स बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करने वाली है ताकि इजी हो जाए प्रोसेस। दूसरा है आपका कुछ आपके सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल है गवर्नमेंट के। तो मेक इन इंडिया को लेकर, जैसे कि जो आपके ओपन सेल होते हैं, जैसे LED LCD में जो ओपन सेल्स यूज होते हैं, टीवी में यूज होते हैं, लूम्स होते हैं जो आपके टेक्सटाइल के लिए, कैपिटल गुड्स होता है, और लिथियम जो आयन बैटरीज होती है, मोबाइल फोन्स होते हैं, तो इनमें वो एक्सेप्शन देगी, यानी कि इसमें वो कुछ आपकी छूट देने वाली है। ठीक है, पूंजीगत ये जो आपकी चीजें हैं इनमें मेक इन इंडिया के जरिए वो कुछ क्या करेगी, आपको छूट देगी, एक्सटेंशन मिलेंगे। दूसरा है आपका प्रमोशन ऑफ MRO का प्रमोशन किया जाएगा। तो इसमें जो भी आपके जलपौध निर्माण और पुराने जहाजों को तोड़ने या उससे संबंधित जो भी माल होगी या उसको मरम्मत किया जाएगा, पुराने जलपौध आपको तोड़ने हैं तो उसमें 10 वर्ष की छूट, और मरम्मत के लिए जो भी माल आयात किया जाएगा उसके निर्यात की उसकी सीमा का क्या कर दिया गया है, थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको बढ़ाने के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स, यानी जो लेदर सेक्टर्स है और जो आपका हैंडीक्राफ्ट का जो सामान होता है उसमें वो ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। फिर है आपका ट्रेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, व्यापार में कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी गवर्नमेंट द्वारा। इसके साथ साथ ही जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी उपलब्धता में सुधार किया जाएगा कि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। तो इसमें आपकी जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, औषधियां हैं, 5% शुल्क में वो आएंगी। नेक्स्ट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। तो इस बार जो आपका डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है, जो आपका ये इनकम टैक्स का स्लैब होता है, इसमें आपका चेंजेस आया है। पहले तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा चेंज ये करा है कि जो आपकी 12 लाख तक की इनकम है उस पर उसने टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, और जो आपके सैलरीड एम्प्लॉयड है उनका 12,75,000 रुपए तक का क्या है, उन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं और अगर आप सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं और आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक की है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है। और ये जो टैक्स नहीं देना है ये होता है आपका 87A आपका जो आर्टिकल है इनकम टैक्स रूल बुक का, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इनकम टैक्स स्लैब में इस बार चेंजेस हुए हैं, तो वो देखो 0 से 4 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक की अगर किसकी इनकम है तो 5% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो 10% टैक्स आएगा। 12 से 16 लाख तक की है तो 15%, 16 से 20 लाख तक की है तो 20%, 20 से 24 है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो 30%। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसमें तो कोई टैक्स नहीं पड़ना है,
तो फिर ये टैक्स स्लैब का कैसे यूज होगा, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि 12 से 16 लाख रुपए तक को क्या देना है, 15% टैक्स देना है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, मान लो आपकी इनकम 14 लाख रुपए, तो तब आपको क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। यानी 12 लाख रुपए से आपकी 1 रुपया भी अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर आपको टैक्स पड़ता है उस पर। तो मान लीजिए आपकी इनकम 14 लाख रुपए है, तो इसमें जो 14 लाख है, 14 लाख में जो आपका 0 से 4 लाख रुपए तक का है उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, 0% टैक्स। फिर जो आपका 4 से 8 लाख रुपए तक का, यानी कितने आ जाएंगे इसमें, 4 लाख रुपए आ जाएंगे, इसमें आपका कितना पड़ेगा, 5% टैक्स पड़ेगा। यहाँ आपके 4 लाख हो गए। फिर आपका 8 से 12 लाख तक की जो इनकम है, इसमें भी आपके 4 लाख रुपए है, इसमें आपका कितना टैक्स पड़ेगा, 10% टैक्स पड़ेगा। फिर आपका 12 से लेके जो 14 लाख यानी 2 लाख रुपए, इसमें आपका कितना टैक्स पड़ेगा, 15% टैक्स पड़ेगा। फिर आप इसका परसेंटेज निकाल के जो आप इसे यहाँ जोड़ लोगे उतना आपका क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, टैक्स स्लैब की इंपॉर्टेंस आपकी ये होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 4 लाख या 8 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 5% टैक्स देना होगा, ठीक है। 12 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना है, उससे ऊपर आप 1 भी रुपया कमाते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो 12,75,000 रुपए तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और इसके साथ साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए कर जो कटौती होती है उनकी, उसमें उनको 50,000 से उसको दोगुना करके 1 लाख तक कर दिया गया है। और किराए पे जो टीडीएस कटता है उसको 2.4 लाख वार्षिक सीमा से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया, ठीक है। ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो आप देखते हैं कि रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, यानी गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं 24% आपके उधारी से, ठीक है। जो गवर्नमेंट उधार लेती है तो वहां से उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद उसे मिलता है इनकम टैक्स से, जो आप इनकम टैक्स भरते हो 22% गवर्नमेंट को वहां से पैसा मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका जीएसटी और अन्य कर, वहां से गवर्नमेंट को मिलता है 18%। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये 4 बड़े सेक्टर हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा प्राप्त करती है। बाकी फिर छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, यहाँ से आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया 4%। तो 4 मेजर सेक्टर को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, उधारी से, बोरो करती है 24%। उसके बाद जो इनकम टैक्स है वहां से 22%, और जो आपका जीएसटी है वहां से आपका 18%, और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है आपका 17%। अब रुपया कहां जाता है, कमा तो लिया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, अब वो खर्च कहां का करती है। तो गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा खर्च करती है वो करती है आपके राज्यों को कर और जो शुल्क का हिस्सा देती है 22%, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो सबसे ज्यादा खर्च करती है ब्याज देने में। अब इतना ज्यादा लोन लेगी तो ब्याज भी देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो उसका सबसे ज्यादा खर्चा जाता है वो कहां जाता है, ब्याज देने में। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे रहती है हमारी रक्षा और सब्सिडी, और जो पूंजीगत परिव्यय है छोड़िए, इनको सबको छोड़कर जो केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीम्स होती है वहां पे जाता है हमारा 16%, ठीक है। तो ये तो हमें पैसे प्राप्त हो गए। दूसरा है आपका, एक होती है आपकी राजस्व प्राप्तियां, कि हम कहां से, जो गवर्नमेंट है वो कहां से पैसे प्राप्त करती है। एक होती है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां होती है आपकी, सरकार जो भी टैक्स लेती है, शुल्क लगाती है, ब्याज लेती है, लाभांश मिलता है, तो वो उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति होती है कि सरकार अगर कोई कंपनी बेचती, कोई चीज बेच देती है तो वो कहलाती है उसकी पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 2025-26 के लिए रहने वाली है। गवर्नमेंट का अनुमान है कि राजस्व प्राप्तियों से उसे कितना पैसा मिलेगा, 34.2 लाख करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियों से उसे कितना पैसा मिलने वाला है, 16.4 लाख करोड़। इसी प्रकार से अब ये तो हो गया कि गवर्नमेंट को पैसा कहां से प्राप्त होता है, कहां से कितना कितना प्राप्त होता है। दूसरा है गवर्नमेंट व्यय कहां करती है। देखो ये जो पूंजीगत व्यय होता है ना, वो होता है कि गवर्नमेंट कोई उपकरण खरीदती है, कोई पेटेंट लेती है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, तो वो सारा उसका पूंजीगत व्यय में आता है। राजस्व व्यय में आता है कि जो वो सैलरीज देती है, सब्सिडीज देती है, वो सब आता है उसका राजस्व व्यय में, ठीक है। इसके साथ साथ जो वो इंटरेस्ट देती है, किराया देती है, किसी प्रकार का पेंशन वगैरह देती है, उसका जो मंथली खर्च होता है वो सब राजस्व व्यय में जाता है, ठीक है। तो जो आपका पूंजीगत व्यय है वो 2025-26 के लिए रहने वाला है 15.5 लाख करोड़, और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहने वाला है आपका 39.4 करोड़। तो देखो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अगर ये ज्यादा हो ना तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा चीजें खरीद रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट होता है आपका राजकोषीय घाटा, हिंदी में बोलते हैं उसे राजकोषीय घाटा। तो फिजिकल डेफिसिट सिंपल सा है कि गवर्नमेंट ने कितना कमाया, उसने कितना प्राप्त किया और कितना उसने व्यय किया, उसको माइनस कर दोगे तो आपका राजकोषीय घाटा निकल आएगा। तो अब गवर्नमेंट को प्राप्त कम होता है, वो व्यय ज्यादा करती है, क्योंकि आज जो विकासशील देश होते हैं उनमें यही सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो प्राप्त और व्यय में जितना आपका
यहाँ पे माइनस करके जितना आएगा वो होगा आपका फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट किसी गवर्नमेंट का जितना कम हो वो उतना सही रहता है। तो इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है वो रहने वाला है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 4.4 और लास्ट ईयर का रहा था 2024-25 का आपका रहा था 4.8। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा व्यय किस सेक्टर में करती है। तो गवर्नमेंट आपका डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्चा करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज होती है। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ, ये आपके 5वें 6ठे नंबर पे आती है। तो गवर्नमेंट अभी भी एजुकेशन और हेल्थ में क्या कर रही है, उसका कम खर्चा है। एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट को अपना जो व्यय है वो बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश की जब एजुकेशन और वहां की हेल्थ अच्छी होगी तो वो देश ज्यादा विकास करता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आपका बजट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस बार का बजट कैसा लगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।